स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बातचीत के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री जयंत दास गुप्ता। ये वर्ष 1981 के IAS अफसर हैं और आपको जानकर हर्ष होगा कि ये इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं WTO में। तो आज की बातचीत हम WTO की तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब वो आरंभिक तौर पर जब वो IAS में आए थे और चूंकि उनका काडर बिहार था, तो उनका आरंभिक अनुभव क्या रहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है बातचीत में जयंत। धन्यवाद अनिल। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जब आप सेवा में आए तो आप IAS में आने से पूर्व भी किसी सेवा में थे? जी हाँ, मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में था 2 साल। अच्छा। तो ऑडिटर से आप जब सिविल सर्वेंट बने तो आपको क्या परिवर्तन लगा? कुछ परिवर्तन लगा? परिवर्तन लगा, चूँकि इसमें दायरा बहुत बड़ा हो गया और वो कुछ डेस्क बाउंड सा था वो काम जो मैं कर रहा था। हालांकि उस समय प्रोबेशन में ही था और यहाँ पर आने पर पता चला कि कितने सारे दायित्व हैं, कितनी सारी संभावनाएं हैं काम करने की और लोगों की सेवा करने की। तो बिहार में जब आप गए तो पहली पोस्टिंग आपकी कौन से जनपद में थी? पहली पोस्टिंग मेरी ट्रेनिंग में थी मुंगेर ज़िले में। अच्छा। और मैं बता दूं कि मैं जब वहाँ ट्रेनिंग में पहुँचा, उसके 5-7 दिन पहले एक बहुत बड़ी सांप्रदायिक घटना घटी थी जिसमें करीब 10 लोग मारे गए थे। ओह। तो ज़िला उससे उबर ही रहा था जब तक मैं पहुंचा वहां ट्रेनिंग में। तो मैंने वो रिहैबिलिटेशन की बात देखी और उसके बाद जो सांप्रदायिक सौहार्द फिर बनाने की जो उसमें कदम उठाए गए, उसका भी मैंने बहुत करीब से देखा। और मुंगेर ज़िले में कई और बातें थीं जो एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो उन्हें पहले बहुत करीब से देखने का मौका मिला। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रूप में आप कहाँ नियुक्त हुए सबसे पहली बार? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में मैं सबसे पहले एक ज़िले में गया, साहिबगंज, जो अच्छा। अब झारखंड में है। अच्छा, हाँ। और वो करीब 150 किलोमीटर था हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर से। अच्छा। और वहाँ का टेलीफोन अक्सर ही काम नहीं करता था। अच्छा। और वहाँ पे हमारे आदिवासी समुदाय की बड़ी जनसंख्या थी, संताल थे और एक पिछड़ी जनजाति है जिसको पहाड़िया कहते हैं, वो थे। तो वहाँ पे काम करने की गुंजाइश बहुत थी, बहुत काम करना भी था। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं सिर्फ 8 महीने ही वहाँ रह पाया, क्योंकि मुझे और किसी जगह और किसी ज़िले में भेज दिया गया। अच्छा, कौन से ज़िले में गए आप उसके बाद? मैं उसके बाद पूर्णिया में गया। अच्छा, ओके। और पूर्णिया में दूसरे तरह की समस्याएं थी। वहाँ 16 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, 3 MP, 2 केंद्रीय मंत्री इत्यादि थे। तो वहाँ पे अलग समस्याएं थी। तो आपने वहाँ जब आप ऐसे ज़िले में गए तो वहाँ आपके आरंभिक तौर पर जब आपकी वहाँ नेताओं से जब मुलाकात होती थी, चर्चा होती थी, इंटरेक्शन होता था, तो आपने किस प्रकार की समस्याओं को देखा? आप चर्चा में, विचार में, उनके कार्य करने में? 2-3 समस्याएं बिहार में उन दिनों 80 के दशक के बीच की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय 2-3 समस्याएं कॉमन थी। सबसे पहली समस्या थी सड़क की और पुल पुलिया बनाने की, क्योंकि बहुत सारे नाले थे, छोटी नदियाँ थी, तो उसमें पार करने में बड़ी दिक्कत होती थी। आवागमन में कठिनाई होती थी इसलिए भी कि कोई मान लिया जैसे कृषि की ही उपज है, उसको बाजार तक नहीं ले जा पाते थे। बैलगाड़ी से ले जाना संभव नहीं था, 20-25 किलोमीटर की दूरी थी अक्सर। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या थी कि बिहार के अधिकतर स्थानों में ग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी हाई है, लेकिन इसके बावजूद पीने का पानी की समस्या है। खास करके जो गरीब के टोले हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति वाले टोले हैं, वहाँ पर पीने के पानी का स्रोत नहीं है, था उस वक्त। तीसरी बात थी स्वास्थ्य की और प्राथमिक शिक्षा की। जो हमारे प्राथमिक विद्यालय थे उसमें एक तो सिंगल टीचर स्कूल्स थे अधिकतर। दूसरी बात थी कि टीचर्स अक्सर नहीं आते थे। और तीसरी बात है कि एक टीचर 5 कक्षा को पढ़ा रहा है तो पढ़ाई का स्तर अभी भी जो समस्या शायद है बहुत जगहों पर पूरे देश में,
उस समय भी थी और इसको बहुत करीब से देखने का मौका मिला। तो ये आपने जो अभी बात बताई मुझे, सामान्य लोगों का मानना ये है कि आज भी वही लगभग वही स्थिति है, शिक्षा में समस्याएं हैं, स्वास्थ्य में समस्याएं हैं, जबकि अन्य प्रदेशों में, साउथ के प्रदेशों में अगर आप देखें तो वहाँ इस प्रकार की समस्या नहीं है। तो बिहार की प्रगति जो नहीं हो पाई, उसके आपके हिसाब से क्या प्रमुख कारण है जो होनी चाहिए थी? और जो आपने बताई कि शिक्षा तो मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, वो अन्य प्रदेशों में तो सुधार हो गया, लेकिन शायद बिहार में जितना सुधार होना चाहिए था वो नहीं हो। उसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? बिहार में मेरे ख्याल से दो बातें हुई। एक तो कहीं ना कहीं विजन का अभाव था। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा कितनी ज़रूरी है किसी समुदाय के आगे बढ़ने के, उसकी प्रगति के लिए, ये शायद उतना आत्मसात नहीं कर सके। चाहे ये हमारे पॉलिटिकल क्लास की बात हम करें या हमारे जो अफसर क्लास की बात करें, जो लीडिंग पोजीशंस में थे, तो ये खामी रह गई है। दिस वाज अ शॉर्ट कमिंग। दूसरी बात है कि जो शिक्षा में आज भी अगर देखेंगे पूरे देश में जितना उसमें एलोकेशन होना चाहिए परसेंटेज वाइज, वो होता नहीं है। सही कह रहे हैं। तीसरी चीज़ है, उसमें 80 के दशक से अभी बहुत परिवर्तन हुआ है, खास करके सर्व शिक्षा अभियान जब से चालू हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफ़ी उन्नति हुई, सुधार हुआ। और टीचर्स ट्रेनिंग में एक कंपोनेंट उसमें था जिस पर भी काफ़ी जोर दिया गया। लेकिन अभी भी बहुत दूरी तय करनी है। अभी भी सिंगल टीचर स्कूल शायद अब बिहार में नहीं रहे। अब एटलीस्ट 2 टीचर्स हो गए हैं, लेकिन 2 टीचर भी 5 क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो ये मैंने प्रश्न इसलिए किया कि शिक्षा सचिव के रूप में मैंने बिहार का दौरा किया काफ़ी, और उसमें जो आप बता रहे हैं उसमें काफ़ी सुधार आया। सबसे अच्छा जो वहाँ जो मुझे दिखा कि वहाँ जो लड़कियाँ थीं वो साइकिल से स्कूल जाते हुए झुंड में जाती थी, तो बड़ा अच्छा एक व्यू मिलता था। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार आया है, लेकिन शिक्षकों की अभी भी वहाँ काफ़ी गंभीर समस्या है, और ये आशा की जाती है कि आने वाले दिनों में वहाँ निश्चित रूप से सुधार होगा। बिहार के करने के बाद आपका पहला असाइनमेंट क्या था दिल्ली में? आप शायद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में थे? मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट पर आया जी, और मुझे डिप्टी सेक्रेटरी एक्सपोर्ट्स का पद उसमें दिया गया। तो मैं उस समय टेक्सटाइल 92 की बात कर रहा हूँ, 92 से 97 में रहा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में। तो 5 साल मैं सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही देखता रहा, और उसके साथ में सिल्क, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये सब थे। तो एक्सपोर्ट्स का उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक दौर गुजर रहा था, भारत उस दौर से गुजर रहा था। चूँकि हमारे 1961 में एक कोटा लगाया गया था मल्टी फाइबर अरेंजमेंट के तहत, जिसके तहत में हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ थी ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था विकसित देशों द्वारा। अमेरिका हो, यूरोपियन कम्युनिटीज़ हो, या कुछ लोगों का कहना यह है कि वो एक एश्योर्ड एक्सपोर्ट भी था। एक नज़रिया ये भी था कि मल्टी फाइबर एग्रीमेंट के तहत जो कोटा मिलता था, उस कोटा के तहत उतना तो एक्सपोर्ट हो ही जाता था। तो एक नज़रिया ये था कि कम से कम उतना तो एक्सपोर्ट हो ही जा रहा है, बाकी जब ये ख़त्म हुआ तो आप ओपन मार्केट में आ गए। आपका क्या ख़त्म होने के लिए आप कुछ हद तक सही कह रहे हैं। ये उन देशों के लिए लागू हो रहा है जो विकास के पायदान पर आगे बढ़ रहे थे। जैसे हांगकांग की बात कीजिए, उस समय उनका वो विलय नहीं हुआ था चीन में, 1997 में हुआ। तो उनके द्वारा सारे अपने कोटा जो हैं उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। मैकाओ के अलग कोटे थे, सिंगापुर के अलग कोटे थे। ये लोग प्योर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री से हट करके मोर हायर पेइंग जॉब्स में जा रहे थे। लेकिन भारत के लिए वो कोटा एक बंधेज के रूप में काम कर रहे थे, और उसमें हमारी प्रगति को बाधा पहुंच रही थी। ओके। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मल्टी फाइबर अरेंजमेंट का जो अंत हुआ, वो अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग WTO में हुआ। 1995 से उसका फेज आउट शुरू हुआ, और अल्टीमेटली 2004 में हुआ। लेकिन उसके लिए हमें एक मूल्य चुकता करना पड़ा। उसके लिए हमें ट्रिप्स अग्रीमेंट इन पार्ट हमें उसमें सहमति देनी पड़ी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये है। तो आप, चूंकि आपका उस अनुभव का लाभ आपको हुआ और देश को हुआ जब आप इंडिया के एम्बेसडर बने WTO में, और जब आप एम्बेसडर बने तब तक WTO काफ़ी विकसित हो चुका था। 92 से 97 के बीच में तो WTO इवॉल्व कर रहा था, और भारत के लिए भी उस समय क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे जा रहे थे। लेकिन जब आप एम्बेसडर बने उस समय तक QRs ख़त्म हो चुके थे, MFA ख़त्म हो चुका था, और जो पहले एग्रीमेंट्स थे उसमें 2 प्रमुख एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स, जो कि पहले नहीं थे, वो WTO का अंग बने, वो सब हुआ, तो काफ़ी चेंज हो गया था इंटरनेशनल ट्रेड में। तो आप जब आपने ज्वाइन किया तो उस समय परिवर्तन हो चुका था, तो आपको कैसा लगा वहाँ जाके कि आपको अपनी अप्रोच थोड़ी परिवर्तित करनी पड़ी जो आप 92-97 में कर रहे थे, या वैसी ही अप्रोच थी? देखिए, इस बीच में एक और बात मैं कहना चाहूँगा। मैं 2004 में फिर भारत सरकार लौट के आया 97 के बाद, और 2004 में मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में आया जॉइंट सेक्रेटरी बन के। अच्छा, तब तो आपको और ज्ञान मैं हो गया 2 होगा। साल कमोडिटीज़ 2.5 साल करीब से जुड़ा हुआ रहा, और कंट्री अग्रीमेंट्स वगैरह से। उसके बाद मैं ट्रेड पॉलिसी डिवीज़न, जो डायरेक्ट संबंध रखता है WTO से, उसमें था, और मैं नेगोशिएशन का पार्ट था। अच्छा, 2006 से लेकर के 9 तक, और 10 में मैं फिर चला गया उधर WTO में। तो एक कंटिन्यूटी सी थी। तो और जो नेगोशिएशंस हो रहे थे वो दोहा राउंड के हो रहे थे, 2006 से शुरू हुए थे, तो इसलिए बहुत एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। लेकिन एक मैं इसमें इस संदर्भ में बात कहूँ, मैं जब वहाँ राजदूत के रूप में पहुँचा तो कुछ दिनों के बाद एक देश के राजदूत ने मुझसे पूछा, कहा कि ये काम तो तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा, यहाँ तो अलग सी पद्धति है काम करने की और काम आगे बढ़ाने की। तो मैंने उस समय हंसी मजाक में उससे कहा कि मैं भारत के एक बहुत ही पिछड़े राज्य से आता हूँ, जहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, और अभी भी ग्रामीण जनता वहाँ करीब 30% है। लेकिन मैं यहाँ आकर के महसूस कर रहा हूँ कि मैं उसी माहौल में फिर लौट गया हूँ। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों? मैंने कहा कि मेरा अनुभव थोड़ा सा बैकडेटेड है, लेकिन मैंने देखा था कि गांव के माहौल में माइट इज़ राइट होता है, और यहाँ आकर के भी मैं वही देख रहा हूँ। तो आपने वहाँ माइट इज़ राइट पाया WTO में? जी। तो उस व्यवस्था में आपने भारत के इंटरेस्ट को कैसे सिक्योर किया? प्राइमरली एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जहाँ हम लोग काफ़ी थ्रेटेंड महसूस कर रहे थे, तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है इसके संबंध में आपने कौन से वहाँ ऐसे स्टेप्स लिए जिसके फलस्वरूप भारत के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकें? सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि WTO में यद्यपि ऑन पेपर डिसीजंस लिए जाते हैं बाय कंसेंसस, लेकिन कंसेंसस वहाँ पे फोर्स भी किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि जो बड़े देश हैं या जो संगठन हैं, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स या IMF, तो इनके इनविजिबल स्ट्रिंग्स लगे रहते हैं। खास करके पुराने जो कॉलोनियल जो देश थे, उनके कॉलोनीज थे, उनके साथ, या इम्पीरियल कनेक्शंस थे विश्व युद्ध 2 के पहले। तो उसमें मैं फिर एक आपको एनेक्डोट सुनाऊं। एक बातचीत चल रही थी, डिस्कशन हो रहे थे, उसमें एक अफ्रीकी देश के जो एम्बेसडर थे, उन्होंने और कई देशों को मिला करके उन्होंने भारत का समर्थन किया, और उनका भी उसमें हित जुड़ा हुआ था। तो जो इम्पोर्टेंट जो विकसित देश हैं वो पसंद नहीं कर रहे थे इस बात को, क्योंकि वो भारत का समर्थन कर रहे थे, भारत उसे पायनियर का आगे बढ़ा रहा था। तो उनको पहले तो चेतावनी दी गई, और उसके बाद उनके फिर मंत्री से बात डायरेक्ट की गई, और उनको अपनी राजधानी वापस बुला लिया गया, उनके एम्बेसडर को। जी, उनके जगह पे फिर किसी को काफ़ी दिनों के बाद भेजा गया। वो पोस्ट खाली था। तो उनकी सीट जो है डिस्कशन में टेबल पर खाली वो तो माइट इज राइट का एक और उदाहरण है। तो इस तरह का माहौल है। लेकिन क्या है कि भारत के साथ ये बात नहीं लागू होती है, इसलिए भी कि भारत का इतिहास जो रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इन मल्टीलैटरल फोरा,
बहुत ही अच्छा रहा है। गैट जो 1947 का है, उसमें करीब 20 जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थे, उसमें भारत ने बड़ी लीडिंग रोल प्ले की थी। उसमें हमारे उस वक्त के देशमुख साहब भी थे, चिंतामणि देशमुख साहब भी थे, और लोग थे। तो भारत हर समय, खास करके 50 के दशक में, 60 के दशक में, नॉन अलाइन मूवमेंट के तहत हो, जो विकासशील देश हैं, जो LDCs हैं, उनकी आवाज़ के रूप में उभरा था विभिन्न जो फोरम हैं उनमें। और WTO उस समय गैट था, उस समय गैट में भी ये बात मानी जाती थी। तो जो यूरुग्वे राउंड हुआ, जिसका फल निकला WTO के सृजन के रूप में, उसमें भारत और ब्राज़ील ने एक लाइक माइंडेड ग्रुप विकासशील देशों का बना करके उसमें उनका रखा, उनका पहलू, उनके मुद्दे रखे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये बात जो है, जब तक मैं पहुंचा 2010 तक, तो इसको तो सबने स्वीकार कर लिया था। तो WTO के में कंसेंसस, जैसे मैंने कहा कि वो ऑन पेपर है, लेकिन आपको खड़े होना पड़ेगा और आपके अगल बगल और आपके समर्थक देश होने चाहिए जो जिस हद तक जा सकते हैं, जब तक कि दबाव उन पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़े, तब तक आपका साथ दें। तो विकासशील जो विकसित देश हैं, वो तो बहुत ही आसानी से और लोगों को अपनी ओर कर लेते हैं, क्योंकि उनके बहुत तरह के तरीके हैं प्रभाव डालने के। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है। दूसरी बात है कि वहाँ पे WTO में ट्रेड ऑफ की बात हर समय होती है कि आपने अगर इस बात को मान लिया तो इसके एवज में आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, और कोई किसी चीज़ को मुफ्त में नहीं देता है। तो हमारे सामने उस वक्त ये, चूँकि दोहा राउंड 2010 आते आते लगभग समाप्त सा हो गया था। विकसित देशों ने 2011 में तो ऐलान ही कर दिया कि साहब अब इसमें पूरे राउंड को लेके आगे नहीं चल सकते हैं, इसमें जो बातें जिन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। उसमें एक उन्होंने ट्रेड फैसिलिटेशन चुना। अब ट्रेड फैसिलिटेशन में ये भी बात स्पष्ट हो गई कि जो विकसित देश है, US हो, यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो, कोई परिवर्तन नहीं करेगा अपने कस्टम्स प्रोसीजर में और किसी चीज़ में, क्योंकि वो समझते थे कि हम बहुत एडवांस्ड हैं और हमें कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत किन में थी? विकासशील देशों में, LDCs में। तो हमने एक जगह मजाक में कहा था कि ये तो सिर्फ इंपोर्ट फैसिलिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है, जिसके लिए आप आप इतनी कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें बहुत वो कीन थे कि साहब ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ही हार्वेस्टेड हो। अब ट्रेड फैसिलिटेशन में जो विकासशील देश हैं, उसमें से बहुत देश ऐसे थे जिनके पास संसाधन नहीं थे। जैसे आपने मान लिया कि 1000 कंप्यूटर ले लिए, आपने कुछ लोगों को रख लिया उसमें ऑपरेट करने के लिए, लेकिन ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है और एक परमानेंट कमिटमेंट है। तो जो विकसित देश थे, उन्होंने उसमें काफ़ी नेगोशिएशंस हुए, बहुत राउंड हुए। उसमें हुआ कि साहब ये आप थोप नहीं सकते हैं, और उसके एवज में क्या मिलेगा, विकासशील देशों की ओर से कोई मुद्दा उस समय तक आया नहीं था, क्रिस्टलाइज नहीं हुआ था। तो भारत ने उस समय रेज किया पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पसेस। चूँकि हमारे यहाँ MSP का सिस्टम है, और MSP से जो हम खाद्यान्न हम लेते हैं, उसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट करने में WTO का कोई रोक नहीं है, लेकिन MSP में रोक, प्रोक्योरमेंट में। हाँ, चूँकि उसकी एक अजीब सी फॉर्मूला है, जिसमें 86-88 में आपने किस दर पर चाहे तो निर्यात किया था या आयात किया था कोई खाद्यान्न, उसको मान के एक बेंचमार्क मान के उसके अगेंस्ट में देखते हैं। तो साहब उस समय हमने 1.5 रुपये में चावल खरीदा था, और अब जो है चावल की अभी तो करीब 30 रुपये हो गई है MSP की दर। तो उससे अगर आप देखेंगे तो ये सारा सब्सिडी के रूप में माना जाएगा। तो ये ही समस्या थी। ये 2011-12 की बात है, जब उन्होंने ट्रेड फैसिलिटेशन को बहुत ज़्यादा जोर देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये थोड़ा सा क्लियर कर दें लोगों को, ये जो सब्सिडी की बात कह रहे हैं,
इसमें ये स्पष्ट रूप से सामने आया, WTO ये कहता है कि आप जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है उसको, जो खरीद प्राइस है उसके बीच में ज़्यादा आप नहीं कर सकते, उसको सब्सिडी काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उतने ही प्राइस पर, क्योंकि हम अनकॉम्पिटिटिव बना रहे हैं इंपोर्ट को। हम यहाँ की सब्सिडी देकर इंपोर्ट मान लीजिए हम 20 रुपये में कर सकते हैं और आप 40 रुपये की यहाँ सब्सिडी देते रहें, तो यहाँ का आर्टिफिशियल रूप से WTO के अंतर्गत वो कम दाम का माना जाएगा, तो इसलिए सब्सिडी करार देते हैं। और वही गुप्ता साहब ये बता रहे हैं कि कैसे भारत ने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ मेहनत की। जी, तो मैं ये कह रहा था कि एम्बर बॉक्स की बात जब होती है, एम्बर बॉक्स एक लेगेसी इशू है। इसमें थोड़ा सा ये भी समझा दें कि 3 बॉक्स जो होते हैं, जी, संक्षिप्त में अगर आप बता देंगे तो जी, दर्शकों को समझ में आएगा। एम्बर बॉक्स है कि अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो हर यूनिट के लिए आपको पैसे मिलेंगे। बेसिक ये उसका प्रिंसिपल है। ब्लू बॉक्स है कि अगर आपने किसी देश में कोई पैदावार का ज़्यादा उपज किया, तो उसमें क्या होता है कि देश में जो मूल्य है उसके, जो मिलने वाले हैं, वो घटने लगते हैं, गिरने लगते हैं और किसानों को नुकसान होता है। तो सरकार की ओर से सब्सिडी दिया जाता है कि आप प्रोडक्शन को लिमिट करें। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर हम इसको साधारण भाषा में कहें, ब्लू बॉक्स परमिसिबल है, ब्लू बॉक्स इज प्रोडक्शन लिमिटिंग। हाँ, परमिसिबल है, अब तक परमिसिबल है। और ग्रीन बॉक्स है जो कि माना जाता है कि उससे ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है। जैसे आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, आपने कोई एक्सटेंशन का काम किया, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया, तो वो तो सब्सिडी के दायरे के करीब टोटली बाहर है। तो एम्बर बॉक्स में जो है, जो देश उस समय काबिल थे और जिनके पास संसाधन थे, जिन्होंने दिया, उन्हें WTO के आने के बाद भी वो कम लेवल पर, स्तर पर देने की उनको परमिशन थी। भारत का 1994 तक एम्बर बॉक्स में एंटाइटलमेंट 0 था, तो इसलिए वो 0 ही रहा। सिर्फ एक उसमें सभी विकासशील देशों को मिला 10% जो है, आप टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, मान लिया चावल का है, तो उसमें आप सब्सिडी के रूप में दे सकते हैं 10% वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, करंट प्रोडक्शन। तो अब 10% मान लिया, अगर आप 1.5 रुपये चावल की दर से तुलना कर रहे हैं 30 रुपये की, या उसमें भी जो हमने किया 15 पैसे दे दी, 20 रुपये थे, तो फिर आप, और उसमें कोई इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की बात नहीं है, तो आपका स्वाभाविक है कि वो आगे बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि WTO में एक और ये जूरिस्प्रूडेंस से आया है मामला कि अगर आपने अनाउंस नहीं किया कि इस सीमा तक ही आप प्रोक्योर करेंगे, जैसे हमारा प्रोक्योरमेंट चावल का 30-40 मिलियन टन करीब होता है, लेकिन हमने कहा हुआ है पॉलिसी में कि जब भी दाम गिरेगी MSP के नीचे, तो उसको हम प्रोक्योर करेंगे। ओपन एंडेड है, तो टोटल प्रोडक्शन 110 मिलियन टन का उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो है, कई सालों से अभी हमने वो ये किया है, इन्वोक किया है पीस क्लॉज को। तो पीस क्लॉज को मैं फिर विषयांतर में चला गया था थोड़ा। पीस क्लॉज को हमने, उस समय पीस क्लॉज की बात नहीं थी, हमने कहा था कि इसको इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कीजिए। 86 से 88 वाली जो दर थी, उसको आप रिवाइज करके एक मोर अपडेटेड ईयर में ले आइए। जैसे WTO में ओलंपिक एवरेज की बात होती है, लास्ट 5 साल में जो 3 साल सबसे कम को हटा दें, सबसे ज़्यादा को हटा दें, बाकी 3 साल का आप औसत ले लें, उसको ओलंपिक एवरेज कहते हैं। मैंने कहा वो भी चलेगा, या आप उसको एकदम लास्ट ईयर या उसके पहले साल के आप दर पर ले आइए, तो वो भी चलेगा। लेकिन सारे जो हमारे प्रस्ताव थे, सबको नकार दिया विकसित देशों ने। उसमें मैं कहूँगा कि यूरोपियन यूनियन का जो स्टैंड था, वो बहुत अगेंस्ट में नहीं था, बट वो जुड़े हुए हैं जापान से, US से और लोगों से, वो खुद भी देते हैं, खुद बहुत सब्सिडी देते हैं, हालांकि प्रोक्योर नहीं करते हैं। तो उनका एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव इसमें रोल था। उन्होंने अंत में कहा, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि साहब ट्रेड फैसिलिटेशन भी आपको हम हार्वेस्ट नहीं करने देंगे अगर हमें उसमें संतोषजनक एक हल नहीं मिला।
तो यूरोपियन यूनियन ने अंत में जाते जाते वो भी देखते हैं, ब्रिंकमैनशिप की जो बात होती है लास्ट स्टेज तक, और वो लास्ट स्टेज बाली में मिनिस्टीरियल मीटिंग में हुआ। तो वो तब तक उन्होंने, लेकिन उसके पहले यूरोपियन यूनियन ने ये पहल किया था कि साहब एक पीस क्लॉज दे करके टेम्पररी रिलीफ हम दे दें, उसमें इस तरह की भाषा हम जोड़ दें, जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, तब तक ये चालू रहेगा। तो फिर वो बाली के मिनिस्टीरियल मीटिंग में 2013 में इन्होंने क्या कोशिश की, विकसित देशों ने और उनके साथ के लोग जो थे, उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि विकासशील हैं लेकिन बहुत बड़े निर्यातक हैं कृषि उपज के, जैसे आपके ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका के बहुत सारे देश, इधर के थाईलैंड और भी देश हैं। तो उनकी ये कोशिश रही कि भारत को आइसोलेट किया जाए। और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अफ्रीका के देश, खास करके साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, युगांडा, नामीबिया, इन्होंने आकर के सपोर्ट किया और इन्होंने WTO के DG को और दूसरे साइड के जो नेगोशिएटर्स थे उनको समझाया कि अगर भारत और जो देश इसमें प्रस्तावक हैं उनको अगर इसमें नहीं मिली संतुष्टि तो फिर ट्रेड फैसिलिटेशन भी आपका इसमें नहीं हार्वेस्टेड। तो वो क्विड प्रो को हुआ, क्विड प्रो को लास्ट में जाकर के एट द लास्ट आवर ऑन द लास्ट डे एक दिन एक्सटेंड हुआ और उसमें बहुत बढ़िया। ये चर्चा बड़ी रोचक है, लेकिन क्योंकि समय अभाव है, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि धीरे धीरे सुनने में आ रहा है, ऐसा लगता है कि WTO की रेलेवेंस कम हो रही है, क्या ये सही है? और अगर हो रही है तो किस प्रकार से हो रही है? अभी ऐसा समय है कि जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, US कहिए, यूरोपियन यूनियन के जो बड़े देश हैं, सब एक चाहे तो रिसेशन में हैं या बहुत ही लो ग्रोथ के फेज में है। दूसरी बात है, यूरोप में खास करके अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। तो ऐसी स्थिति में ये एक साइक्लिक नेचर का होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देश इनवर्ड लुकिंग हो जाते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट हो जाते हैं, एंटी इमिग्रेशन हो जाते हैं, कई बातें आ जाती हैं। तो अभी ये दौर है और US खास करके इस समय ऐसा कर रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ बाहर जा कर के जो लोकेटेड हुए थे US कैपिटल के आधार पर या US टेक्नोलॉजी के आधार पर, उनको वापस US में स्थापित करने के लिए वो तरह तरह की सब्सिडीज़ या इंसेंटिव्स दे रहा है और ये यूरोप भी दे रहा है। और ख़ास करके ये उन क्षेत्रों में दे रहा है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ख़ास कर, जिसमें कि 50% से ज़्यादा जो व्यापार होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा आने वाले दिनों में, आने वाले दशक में, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्रित होगा। अब आपने ऐसी बात कह दी तो एक प्रश्न और आया मेरे मस्तिष्क में। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व भारत ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जारी की है। इस पे लोग कई बार कहते हैं कि कहीं ये तो WTO इनकम्पैटिबल नहीं है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? प्रोडक्शन लिंक्ड मैं सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आप किसी इंसेंटिव को एक्सपोर्ट से जोड़ते हैं कि आप $1 ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, 1 यूनिट ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे इतना इंसेंटिव मिलेगा, वो WTO इनकम्पैटिबल है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप प्रोडक्शन बढ़ाएं इन जनरल और हम इतना सब्सिडी आपको देंगे, नए उसमें मशीनरी वगैरह जो भी है आप वो स्थापित करने के लिए ज़रूरी है, उसमें हम सब्सिडी देंगे, बशर्ते कि आप अपना टोटल आउटपुट बढ़ाएंगे। अब टोटल आउटपुट बढ़ाएंगे और अगर आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन या एब्जॉर्प्शन उसमें मान लिया कि 10 यूनिट बढ़ाते हैं और अब डोमेस्टिक कंजम्पशन आपका 6 यूनिट तक हो सकता है, तो 4 यूनिट तो आपको मजबूरन एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्सपोर्ट को बिना हम इंसेंटिवाइज किए हुए इनडायरेक्टली इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। ये परमिसिबल है, PLI स्कीम परमिसिबल है मेरे ख्याल से। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एस्पेक्ट, क्योंकि इस पे अभी डिबेट जारी है। चर्चा तो बड़ी अच्छी चल रही थी और भी बहुत विषय हैं जिस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन समय अभाव के कारण हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच आए और आपने WTO के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अनिल जी। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।